नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज, और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पुस्तक का 6वां पाठ देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतिम दौर एक। इस पाठ में भी बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनको मैंने अलग अलग भागों में बांटा है। आज हम इस पाठ का अंतिम शीर्षक पढ़ने जा रहे हैं जो है तिलक और गोखले, और ये जो शीर्षक है इस पाठ का 5वां भाग है। तो आइए देखते हैं तिलक और गोखले के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमें क्या बता रहे हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत तिलक और गोखले के योगदान के बारे में बताया गया है। तिलक जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है और गोखले जो है उनका पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। इन दोनों ही क्रांतिकारियों का जो योगदान था भारत की आज़ादी में ये बहुत बड़ा था, और इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, किस तरह के इन्होंने आंदोलन चलाए थे, इसके बारे में ये सारी जानकारी हम यहाँ पढ़ेंगे। 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यहाँ पर नेशनल कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना 1885 में की गई थी। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना और आजादी की मांग करना। लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। इस राजनीतिक पार्टी में जो नेता थे, जो लोग इससे जुड़े हुए थे, उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा आक्रामक था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो बहुत ही आक्रामक थे, बहुत ही गुस्से से भरे हुए थे और अवज्ञाकारी थे। जो भी नीतियां ब्रिटिश सरकार की तरफ से बनाई गई थी उनका पालन करने से इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। किसी भी तरह की आज्ञा मानने से उन्होंने मना कर दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ। उस वक्त भारत का एक प्रांत था बंगाल, जिसका विभाजन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के अंतर्गत कर दिया था। अंग्रेज यही चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाएं, और यही सोचकर उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। एक जो भाग था उसमें मुस्लिमों को रखा गया था और दूसरे भाग में हिंदुओं को रखा गया था। तो इस तरह से बंगाल का पूरी तरह से विभाजन कर दिया गया, जिसके विरोध में ये जो नेतागण थे इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया था। एक नए तरह का नेतृत्व सामने आ रहा था। यहाँ पर लोगों में इतना गुस्सा भर गया था, इतने आक्रामक हो गए थे लोग, और जो नेता थे वो जो आम जनता थी उनको भी उसी तरह का रास्ता दिखा रहे थे। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो नेतृत्व था, यहाँ पर जो लीडर की तरह जो लोग काम कर रहे थे, एक अलग ही तरह का नेतृत्व सामने देखा जा रहा था। बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोग प्रतिनिधि थे। यहाँ पर हर तबके के लोग जो थे इस तरह के आंदोलन से अपने आप को जोड़ रहे थे। लोग जो है किसी भी तरह से ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए निम्न वर्ग जो सबसे नीचा वर्ग था, मध्यम वर्ग जो बीच का वर्ग था, और साथ ही साथ विद्यार्थी और युवा जो लोग थे वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए तैयार खड़े थे। कई योग्य और ओजस्वी नेता सामने आए। इस आंदोलन के दौरान, इन क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान बहुत सारे ऐसे योग्य नेता और ओजस्वी नेता सामने देखे गए। इस तरह के योग्य जो नेता थे उन लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक बहुत सारे आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाए। महान क्रांतिकारी, अब यहाँ पर भारत की आज़ादी के दौरान बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनको आज भी हम बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं। तो वो कौन कौन थे? महाराष्ट्र के बाल गंगाधर राव तिलक। यहाँ पर महाराष्ट्र के जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक दे दिए। कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पर एक मराठा सज्जन थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने भी अपना पूरा योगदान भारत की आज़ादी के लिए दिया था। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे। इस तरह के जो महारथी जब इस तरह के आंदोलन में कूद पड़े थे और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने मोर्चा बांध लिया था, क्रांतिकारी जो नारे थे वो हवा में गूंज रहे थे। लोगों का आह्वान किया जा रहा था, उन्हें बुलाया जा रहा था, और इस तरह के आंदोलन में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जा रहा था। यह संघर्ष जरूरी भी था, और उस वक्त भारत की स्थिति ऐसी थी कि किसी भी हद तक जाकर के लोग अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे, इन गुलामी की जंजीरों को
तोड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्हें अच्छे से पता था कि ये जो संघर्ष चल रहा है ब्रिटिश शासन और भारतीयों के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। बिना इस संघर्ष के उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बुजुर्ग नेता सामने आए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग नेतागण थे जिन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। अब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, अब उनमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो इस तरह के आंदोलन का हिस्सा बन सके। ऐसे नेता भी इस संघर्ष को देख करके आगे आए और उन्होंने भी लोगों को सही मार्ग दिखाया और इस तरह के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। वो कौन थे, आइए देखते हैं। कांग्रेस नेता दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही जाने माने नेता थे दादा भाई नौरोजी, इन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था। उस वक्त इन्हें राष्ट्रपिता का जो सम्मान है वो दिया जाता था, इन्हें राष्ट्रपिता भी समझा जाता था। अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए। इन्होंने राजनीति से अवकाश ले लिया था। अब ये राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय नहीं थे, लेकिन देश की स्थिति को देख करके, देश के हालात को देख करके, लोगों के संघर्ष को देख करके इस तरह के नेताओं का जो अनुभव था वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए उन्होंने अवकाश लेने के बाद भी, राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी वो फिर से इस संघर्ष में कूद पड़े और उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया। 1907 में फिर से संघर्ष हुआ। 1907 एक ऐसा वर्ष था जब बहुत ही जोर शोर से अंग्रेजों के बीच और भारतीयों के बीच में संघर्ष हो रहा था और ये जो संघर्ष था ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष था। पुराने उदार दल की जीत हुई। अब यहाँ पर जो पुराने हमारे नेतागण थे, उनके नेतृत्व में जो लोग आगे बढ़े थे, उनकी इस संघर्ष में जीत हुई थी। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता बहुत सजग थी। यहाँ पर जो भारतीय जनता थी, जो सामने आकर के इस तरह के आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी देश में किस तरह की राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, देश में क्या हो रहा है, ब्रिटिश शासन क्या कर रहा है, भारतीय जो नेतागण हैं या जो क्रांतिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में भारतीय जनता को पूरी जानकारी थी। ये पूरी तरह से सजग थे। हर तरह की घटना के बारे में उन्हें अच्छी तरह पता था। भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। बहुसंख्यक का मतलब होता है जो मेजॉरिटी में थी, और भारत में हमेशा बहुसंख्यक वर्ग जो है वो हिंदुओं को माना जाता है, और जो अल्पसंख्यक हैं वो जो बाकी के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें अल्पसंख्यक में रखा जाता है। अल्पसंख्यक में मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, इस तरह के जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो आते हैं। तो जो भारत की बहुसंख्यक जनता थी, हिंदुओं की जो जनसंख्या थी, वो हमेशा से तिलक, बाल गंगाधर तिलक के साथ थे, और इनके साथ जो पूरा समुदाय इनके साथ जो जुड़ा हुआ था, जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, उन सब के पक्ष में थे। जो भी ये फैसला लेते, जो भी कदम उठाते, हमेशा सबका समर्थन इनके साथ रहता था। आगे है, कांग्रेस का महत्व बहुत कम हो गया था। अब यहाँ पर धीरे धीरे एक पार्टी का गठन किया गया था, नेशनल कांग्रेस, में फूट पड़ने लगी और उसका महत्व भी धीरे धीरे कम होने लगा था। बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। बंगाल को भी दो भागों में बांट दिया गया था। पश्चिमी बंगाल में मुस्लिमों को रखा गया था और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं को रखा गया था। वहां पर भी आए दिन हिंसक घटनाएं देखी जा रही थी। हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई और झगड़े जो थे वो हमेशा देखे जा रहे थे। ये जो कूटनीति थी बंगाल को दो भागों में बांटने की और हिंदू और मुसलमानों को वहां स्थापित करने की, ये सारी जो कूटनीति थी ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाई गई थी। तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान हमेशा से ही उनमें हिंसा भड़क जाती थी और ये सारी गतिविधियां उस वक्त भी देखी जा रही। तो यहाँ पर इस तरह से भारत को गुलामी की जंजीरों से अलग करने के लिए किस तरह से हमारे नेताओं ने अपना पूरा योगदान दिया, ये सारी बातें इस शीर्षक के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, ये पाठ 6 के अंतर्गत ये जो शीर्षक है तिलक और गोखले, ये काफी छोटा सा शीर्षक था और आशा है इसका भावार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही ये जो पाठ है अंतिम दौर 1, इसके सारे शीर्षक जो है वो खत्म होते हैं। इसके सारे शीर्षकों का जो वीडियो है ये भी अपलोड किया जा चुका है। तो अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।